हेलो फ्रेंड्स, AFEIS में आपका स्वागत है। दोस्तों, तो आपके सिविल सर्विस मेन एग्जामिनेशन है, उसके फोर्थ पेपर में एंटर कर रहे हैं, जिसका नाम है नीति शास्त्र, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं एथिक्स। नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रिटी, और अभिरुचि, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं एप्टीट्यूड। एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इस बहुत ही शानदार और मज़ेदार चौथे पेपर में आप सबका हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने यहाँ दो शब्दों का इस्तेमाल किया है, और वे दो शब्द हैं शानदार और मज़ेदार। क्या मैंने इन शब्दों का प्रयोग यूं ही कर दिया या बहुत सोच समझ कर किया है? और डेफिनेटली यदि मैंने सोच समझ कर किया है तो मुझे फिर ये बताना भी चाहिए कि मैंने ऐसा क्यों कहा है। सच पूछिए फ्रेंड्स, तो यह जो आपका फोर्थ पेपर है, जनरल स्टडीज़ का फोर्थ पेपर, कंटिन्यूएशन में तो इसका नंबर बदल जाता है। इनफैक्ट इस मायने में आपके सभी पेपर्स से बिल्कुल अलग है कि पहला तो यह कि यह पेपर आपके लिए बिल्कुल नया है, यानी कि इस तरह का पेपर आपने पूरे के पूरे अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कभी भी न तो पढ़ा है और न हल किया है। मतलब बिल्कुल नया। और देखिए, जो भी नया होगा, जो बिल्कुल नया होगा, कहीं ना कहीं तो हमारे अंदर एक अलग तरह की जिज्ञासा पैदा करता है, आकर्षक होता है, हमें बुलाता है, और नया होता है चूंकि, तो वो हमें अच्छा भी लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है। तो यह बिल्कुल नया पेपर है। नया पेपर होने की वजह से नो डाउट कि कहीं न कहीं वह मज़ेदार भी है। और मज़ेदार जो दूसरा जो तथ्य इसका जो इस पेपर को मज़ेदार बना देता है मित्रों, वह है कि यह जो पेपर है ये किताबों तक सीमित नहीं है। आप यूं कह लीजिए कि ये किताबों से परे है। मतलब ऐसा नहीं है कि किताबों का इससे कोई लेना देना नहीं है। किताबें हैं कि आपके पास बाकायदे प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है, उस सिलेबस पर आधारित किताबें हैं और आपको किताबें पढ़नी भी पड़ेंगी। लेकिन जो प्रश्न पूछे जाते हैं और जो इसके विषय भी हैं वो इस तरीके की हैं कि अगर आप किताबों से हट कर के भी चले जाएंगे तो सच पूछे तो नुकसान में तो रहने का कोई सवाल ही नहीं है, बल्कि सच यह है कि आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। यानी कि यह पेपर ऐसा है जो आपको किताबों का गुलाम नहीं बनाता। वैसे तो देखिए, सिविल सर्विस में जो जो भी पेपर्स, अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री और ज्योग्राफी को अलग कर दें, तो सभी पेपर्स आपको किताब से परे जाने की बात करते हैं, एक तरह की अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर होनी चाहिए, उसकी बात करते हैं। लेकिन जो फोर्थ पेपर है आपका, वो विशेष रूप से इसकी बात करता है। किताबों से आपको एक तो मूलभूत जो चरित्र है कि एप्टीट्यूड क्या होता है, किसे आप एप्टीट्यूड कहेंगे, किसे आप इमोशनल इंटेलिजेंस कहेंगे, उनमें जो बारीक अंतर है वो बारीक अंतर आपको मालूम हो जाने चाहिए। और इसके बाद आप प्रश्नों को देखिए जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो आपको लगेगा कि ये सब के सब तो बहुत ही व्यावहारिक किस्म के हैं। किताबों में तो आपको इनके उत्तर मिलेंगे ही नहीं। कहाँ मिलेंगे? इनके जो भी आपको उत्तर मिलेंगे, सच पूछिए तो वो व्यावहारिक जीवन में मिलेंगे, जीवन में मिलेंगे। ये इसे तीसरा पॉइंट है जो मजेदार बना देते हैं। जीवन में मिलेगा का मतलब, मिलेंगे कहने का अर्थ है कि इन चीजों के बारे में आपके अपने अनुभव क्या रहे हैं। जब आप अपने अनुभव के स्तर पर जाकर के किताब से पढ़ी हुई चीज़ों को लागू करेंगे, उनके बारे में सोचेंगे, तब सही मायने में आप इस विषय के साथ न्याय कर पाएंगे। तो आप यूं कह लीजिए कि इस विषय को पढ़ते हुए कहीं ना कहीं आप खुद की भी जर्नी कर रहे होंगे, कि इंटरनल जर्नी, एक आंतरिक यात्रा से गुजर रहे होंगे, अपने को रिव्यू कर रहे होंगे कि मेरे अंदर ये चीज़ें कितनी हैं, कैसी हैं, क्या और होनी चाहिए, कहाँ गड़बड़ी है। ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आपके अंदर आती चली जाएंगी। और मैं सजेस्ट करूंगा, अगर नहीं आ रही हैं तो लाने की कोशिश कीजिए, तभी आप इसमें बहुत अच्छे नंबर ला सकेंगे। अनुभव,
तो स्वाभाविक है कि जब आप अपने अनुभव की बात लिखते हैं और वो प्रोमिनेंटली आपसे एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है कि आप अपने अनुभवों को शामिल करें, अपनी बात बताएं, किताबों की बात मत बताएं, तब वह विषय अपने आप में मज़ेदार हो जाता है। तो मित्रों, यह मज़ेदार है, यानी कि आप याद रखिए कि इस विषय की जो तैयारी होगी बियॉन्ड द बुक होगी। किताबों से आप शुरू करेंगे और इसके बाद आप जीवन तक पहुंचेंगे। जब तक आप जीवन के संदर्भों को नहीं देखेंगे, समझेंगे नहीं, घटनाओं के बारे में विश्लेषण नहीं करेंगे, चाहे वो आपके अपने जीवन की घटनाएं हो या दूसरों के जीवन की घटनाएं हो या समाज में जो घटनाएं आपको अखबारों में घटती हुई पढ़ने को मिलती हैं, जब तक आप उनका विश्लेषण नहीं करेंगे, वहाँ से तथ्य नहीं जुटाएंगे, तब तक सच पूछिए तो इस पेपर की तैयारी के साथ आप न्याय नहीं कर सकेंगे। तो मित्रों, क्या आपको नहीं लगता कि अगर कोई विषय बिल्कुल नया है, पहली बार आपकी उस विषय से मुलाकात हो रही है, तो आपके लिए वो इंटरेस्टिंग हो जाएगा। पहली बार कोई आपके ऐसे विषय से आपका साक्षात्कार हो रहा है जो किताबों से परे है। किताबें केवल एक एक यूँ कह लीजिए कि धरातल का काम कर रही हैं, बाकी तो आपको अपनी उड़ान भरनी है। वह भी आपको एक किसी भी विषय को आपके लिए वो मज़ेदार बना देती है, और फिर इसमें आपके अपने जीवन के अनुभव शेयर करने, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मित्रों, ये 3 पॉइंट, और यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो जीवन के अनुभव की बात है, इसे आप ध्यान में रखिए कि ये जो आपका जो जीवन है, याद रखिए यह आपका जीवन एक सिविल सर्वेंट के रूप का जीवन है। आप देखेंगे जब आप सिलेबस डिटेल में पढ़ेंगे तो इसके कई पॉइंट्स ऐसे हैं। जब आप प्रॉबिटी पर जाएंगे, मतलब ईमानदारी पर जाएंगे, अभिरुचि पर जाएंगे, भावनात्मक समझ पर जाएंगे, तब आप पाएंगे कि उनका संबंध सीधे सीधे सिविल सर्वेंट के रूप में आपसे पूछा जा रहा है, सीधे सीधे एक प्रशासन आप कर रहे हैं उसके रूप में पूछा जा रहा है। तो बट नेचुरल है कि फिर वो आपके अपने जीवन से कहीं ना कहीं उनके संदर्भ जुड़े हुए और बहुत क्लियर कट वहाँ दिया हुआ है, बस हमें थोड़ा सा उसे समझना है, अपने स्तर पर जा करके उसे पकड़ना है। जो पहला शब्द था मित्रों, वह है शानदार। यहाँ मैंने इस जो शानदार शब्द का प्रयोग किया है वह एक थोड़े से भिन्न अर्थ में किया है। देखिए, जो चीज़ इंटरेस्टिंग होती है वह हमारे लिए शानदार तो हो ही जाती है, लेकिन यहाँ जो मैं शानदार शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ वो खासकर इस संदर्भ में कर रहा हूँ कि ये जो पेपर है आपका स्कोरिंग पेपर है, बहुत स्कोरिंग पेपर है। मतलब इसमें आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। टोटल इसका मतलब ये नहीं कि आपके जो शुरू की इससे पहले के जो 3 पेपर हैं वो स्कोरिंग नहीं है, लेकिन उनमें स्कोर करने के लिए आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अखबार से संपर्क रखना पड़ेगा, चीज़ें नोट करनी पड़ेंगी, बाकायदे नोट्स बनाने पड़ेंगे, मतलब एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तब जाकर के आप उनमें अच्छे नंबर ला सकते हैं, उनमें भी स्कोर होता है। लेकिन इसके लिए जो सबसे खास बात आपको करनी है वो ये है कि बस आप केवल अपना रिव्यू करते रहिए, समाज को देखते रहिए, उसके साथ इंटरेक्शन करते रहिए, केस स्टडीज़, कोई भी घटना घटित हो गई जैसा कि मैंने बताया, इसके बाद उसका विश्लेषण करने लगिए। मान लीजिए कि कोई प्रशासक कोई निर्णय लेता है, आप पूरी घटना को ले लीजिए और फिर कहिए कि इसकी जगह मैं होता तो मैं क्या करता, वहाँ आप उसका विश्लेषण करने लगिए। इसी तरह से आपकी तैयारी होती चली जाएगी, और जितना ज़्यादा आप इस तरह से तैयारी करेंगे आपको उतने ही अधिक मार्क्स मिलने की संभावना बढ़ती चली जाएगी। आमतौर पर ये देखा गया है फ्रेंड्स कि जो आपका 4th पेपर है, सामान्यतया अगर आपकी सामान्य सी भी तैयारी है लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर, याद रखिए इसको कभी भी मत भूलिएगा प्लीज़, किसका दिया हुआ सिलेबस है, इसका बाकायदे किताबें भी इसकी हैं, लेकिन यह मूलतः एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल, व्यावहारिक। सारी चीज़ों को आपको व्यवहार में ढालनी है, प्रैक्टिकल के तौर पर देखनी और समझनी है, किताबी तौर पर नहीं। बल्कि किताबी तौर पर अगर आपको कुछ याद भी आ रहा है तो बेहतर है कि आप किताब की भाषा को और किताब की परिभाषा को और किताब की समझ को किनारे करके अपनी समझ को जो आपने किताबों के माध्यम से विकसित की है आप उसे सामने लाएं, एग्जामिनर तक उसे पहुंचाएं। यानी कि एग्जामिनर को ये लगना चाहिए कि नहीं, जो आप यहाँ लिख रहे हैं, जो बात आप कह रहे हैं, वह बात मूलतः किताब की बात नहीं है, किसी राइटर की बात नहीं है, वह आपकी अपनी बात है। इसका एहसास एग्जामिनर को हो जाना चाहिए। और आप दहशत में बिल्कुल मत आइए। धीरे धीरे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये क्षमता आपकी ऑलरेडी धीरे 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 डेवलप होती चली गई है। मतलब ये मत समझिए कि अरे बाप रे, इसको कैसे करेंगे, कैसे होगा, फिर तो बड़ा मुश्किल काम है, हमने तो ऐसा कभी नहीं किया। कोई बात नहीं,
नो डाउट कि आपने कभी नहीं किया होगा, कि अभी कीजिए, उसमें क्या है, बड़े बहुत ही मज़ेदार विषय है, शुरू में ही मैंने बताया। तो दोस्तों, जितना ज़्यादा आप अपने को शामिल कर लेंगे उतना ही ज़्यादा आपके को नंबर मिलेंगे। और सामान्य तैयारी में भी ये देखा गया है कि जो भी लड़के सेलेक्ट होते हैं, सिलेक्शन की लिस्ट में जिनका भी नाम होता है, तो इस फोर्थ पेपर में जो उनके स्कोर होते हैं वो 90 तो होते ही हैं, 90 आउट ऑफ 250। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हालांकि वो एक ही स्टूडेंट हैं जो मुझे मिले हैं, जो मुझे अब तक का मैक्सिमम स्कोर लगता है वह है 142/250। हो सकता है कि ये जो मैंने 142 कहा है ये 140 हो, मैं थोड़ा सा, लेकिन 140 से कम नहीं है और 142 से ज़्यादा नहीं है, यहाँ तक का स्कोर है। आखिर में क्या किया होगा उस स्टूडेंट ने जिसने 142 स्कोर किया है? आपको बस यहाँ ये विचार करना है। कुछ नहीं किया, उसने सारी चीज़ों को किताबों से सैद्धांतिक रूप से समझने के बाद उन्हें व्यवहारिक रूप में ढाल दिया। व्यवहारिक रूप में ढालने के कारण वो सारी चीज़ें, किताब की जो चीज़ें थी वो उसकी अपनी चीज़ बन गई। और जब उसकी अपनी चीज़ बन गई तब एग्जामिनर को ये लगा कि एक तो ये बात जो लिख रहा है वो सही लिख रहा है। सही इस मायने में नहीं कि वो अपनी बात गलत लिख रहा है या सही लिख रहा है, झूठ बोल रहा है। सही यानी कि जो कुछ पूछा गया है उसी परिभाषा, उसी दायरे में वो अपनी बात कह रहा है। दूसरा तथ्य उनको ये मिला कि नहीं, ये अपने ढंग से अपनी बात कह रहा है, ये किसी दूसरे की बात नहीं कर रहा है। इतने मार्क्स मिल गए। लेकिन सामान्य तैयारी में भी जो लड़के सेलेक्ट होते हैं वो इतना स्कोर कर ही लेते हैं, जबकि आप देखिए कि जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेपर है जनरल स्टडीज़ का, उसमें इतना स्कोर करने के लिए आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। तो मित्रों, इसीलिए मैंने कहा शानदार, इस मायने में भी शानदार है कि आपके दिमाग पर ये पेपर ज़्यादा तनाव नहीं डालता, ज़्यादा दबाव नहीं डालता। मतलब ऐसा लगता है जैसे कि खेल खेल में यह पेपर तैयार हो जाएगा। मित्रों, यहाँ मैंने शब्द इस्तेमाल किया खेल खेल में। यहाँ मैं फिर से कहना चाहूँगा कि क्या मैंने यूं ही कह दिया कि खेल खेल में तैयार हो जाएगा, या आपको केवल मोटिवेट करने के लिए कह दिया कि खेल खेल में तैयार हो जाएगा, या सच में ऐसा है? फ्रेंड्स, सच में ऐसा है। कैसे है सच में ऐसा? वो ऐसा इसलिए है कि देखिए, इसमें जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं, टाइटल ही है नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा, अभिरुचि। आगे चल करके हम इसको और थोड़े से डिटेल में देखेंगे तो पाएंगे ये सब के सब हमारी जो बचपन की परवरिश है, हमारा जो पालन पोषण होता है। आपको नहीं लगता कि हमारे पालन पोषण के ये सारे मुख्य, खासकर सैद्धांतिक तत्व हैं, नीतिगत तत्व हैं, धार्मिक तत्व हैं, सामाजिक तत्व हैं, व्यावहारिक तत्व हैं, जो भी आप उसे नाम देना चाहें। हम छोटे होते हैं, बिल्कुल बच्चे होते हैं, भाषा थोड़ी सी समझने लगते हैं। अब हमें क्या सुनाया जाता है, हमें क्या पढ़ाया जाता है, याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब नई पीढ़ी में वो परंपरा धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, लेकिन फिर भी किसी न किसी दूसरे माध्यमों से हम तक चीज़ें पहुंचने लगती हैं। हम क्या सुनते हैं? हम रामचरितमानस, राम सीता, इन सब की कहानी सुनते हैं। हम महाभारत के किस्से सुनते हैं, रामलीला देखते हैं। हम पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ते हैं, पंचतंत्र की कहानियाँ सुनाई जाती हैं, और भी बहुत से नीतिपरक कहानियाँ और नीतिपरक दोहे पढ़ते हैं। स्कूलों में भी कुछ न कुछ ऐसे लेसन्स हमारे हिंदी के पाठ्यक्रम में होते हैं जिसमें नीति की शिक्षा दी जाती है, मतलब हम जीवन में बेहतर बन सकें। ये रोचक भी होती हैं, और साथ ही साथ, रोचक तो होती ही हैं, साथ ही साथ इनमें कहीं न कहीं उपदेश भी होते हैं, यानी कि संदेश होते हैं, जीवन के संदेश होते हैं। और ये भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पश्चिम में ऐसी परंपरा नहीं है, कहानी किस्सों की वहाँ भी परंपरा है, लेकिन वहाँ नैतिक मूल्य उतने प्रोमिनेंट नहीं है जितने कि हमारे यहाँ है, भारत में है। मतलब उनके नैतिक मूल्य हैं, लेकिन वो अपने ढंग के हैं। वो सोशल वैल्यूज़ को ज़्यादा महत्व देते हैं, हम लाइफ वैल्यूज़ को ज़्यादा महत्व देते हैं, फैमिली वैल्यूज़ को ज़्यादा महत्व देते हैं। हमारे यहाँ इंडिविजुअल जो करेक्टर हैं वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो चूंकि हम ये चीज़ें सुनते आ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि ये तो हमारे, यूं कह लीजिए कि चेतना के एक एक कण में, एक एक सेल्स में बॉडी के रचे बसे हैं। फर्क बस केवल इतना है, या यूं कह लीजिए कि करना हमें सिर्फ इतना है कि ये जो कहानियां हैं उस समय हमने एक संदेश समझ करके उसको एंजॉय किया, ग्रहण भी किया, और अपने व्यवहार में धीरे धीरे हमारे वो आता भी चला गया। यहाँ उन्हें आपको थोड़ा सा विश्लेषित करना है, एनालाइज करना है।
तो आपको पता लगेगा कि आप सब जानते हैं। आप ये बताइए, क्या आप नहीं जानते कि नीति क्या होता है? क्या आप नहीं जानते कि सत्य क्या होता है? क्या आपको नहीं मालूम है कि अंतरात्मा क्या होती है? क्या आपको नहीं मालूम कि चेतना क्या होती है? क्या आपको नहीं मालूम कि करुणा क्या होता है? क्या आपको नहीं मालूम कि संवेदना क्या होती है? आपको मालूम है सब, और सब कहानी किस्सों के जरिए मालूम है। हम परिवार में जिस तरीके से रहते हैं वहाँ हम इन चीज़ों को देखते हैं। समाज में जब हम रहते हैं वहाँ हम इन चीज़ों को देखते हैं। स्कूल में जब जाते हैं वहाँ भी हम इन चीज़ों को देखते हैं, और हर कोई देखता है, हर देश का बच्चा देखता है। तो बचपन से हमारी परवरिश ही इस तरह से होती है। बस फर्क इतना है कि हम इन्हें सैद्धांतिक रूप से नहीं समझते, पारिभाषिक रूप से नहीं जानते कि एग्जैक्ट संवेदना और अब दूसरी जो चीज़ें हैं उससे जुड़ी करुणा में क्या फ़र्क है। हमें लगता है करुणा भी संवेदना है, संवेदना भी करुणा है। बस वहाँ हम थोड़े से चूक जाते हैं उसके बारीक अंतर को समझने में, पकड़ने में। वो थोड़ी सी समझ पैदा हो जाएगी, किताब से पैदा हो जाएगी। अभी हम ये सब लेक्चर्स के तहत आगे चल करके यही सब करेंगे और हमारी तैयारी होती चली जाएगी। तो क्या आपको नहीं लगता कि सच में हमारी जो तैयारी हो रही है चौथे पेपर की, वो एक प्रकार से खेल खेल में ही हो रही है? इनफैक्ट खेल खेल में ही हो रही है। लेकिन याद रखिए कि आप खेल खेल में हो रही है, मेरे कहने के अर्थ को आप इस तरह से मत लगा लीजिएगा कि आपको कुछ करना ही नहीं है और अपने आप हो जाएगी। देखिए, आपको उसे एक व्याकरण में तो बांधना ही होगा, यानी कि उसे एक ज्ञान का स्वरूप देना होगा, एक सही समझ तक उसे ले जाना होगा। अभी जो आपकी समझ है वो एक बहुत ही लेमैन की समझ है, लेकिन उसे थोड़ी सी एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग तक आपको ले जाना होगा। फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने कहा कि ये जो पेपर है ये बहुत ही शानदार पेपर है, बहुत ही मज़ेदार पेपर है। और इतना बताने के बाद मैं एक बार फिर से पूरे उत्साह के साथ आपका इस चौथे पेपर में, जनरल स्टडीज़ के चौथे पेपर में स्वागत करता हूं। आप अपने आप को तैयार कर लें, आप अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स्ड कर लें, बिल्कुल सामान्य सी स्थिति में आ जाएं, अपने मन को उत्साह से भर लें और ये मान करके चलें कि आप एक नई जर्नी पर निकले हैं, और यह जर्नी ऐसी है जो बहुत ही शानदार होगी, और यह जर्नी ऐसी है जो बहुत ही मज़ेदार होगी। राइट फ्रेंड्स, तो इस इंट्रोडक्शन के बाद अब आइए मैं थोड़ा सा आपके सामने उन शब्दों को रखता हूं जो यूपीएससी ने अपने इस सिविल सर्विस जनरल स्टडीज़ मेंस के 4th पेपर में आपसे एक्सपेक्ट किया है। वो क्या वो निर्देश देते हैं, इस निर्देश के माध्यम से हम कुछ चीज़ों को व्यावहारिक स्तर पर समझने की कोशिश करते हैं। राइट, देखिए जो लिखा गया है इसमें, इस प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न शामिल होंगे जो सार्वजनिक जीवन में उम्मीदवारों की, राइट, ध्यान दीजिए, सार्वजनिक जीवन में, पर्सनल लाइफ में नहीं, पब्लिक लाइफ में। मान करके चलिए कि जो 4th पेपर है, जैसा मैंने शुरू में कहा, ये बिल्कुल आपकी पब्लिक लाइफ से जुड़ा हुआ पेपर है। यानी कि आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, जो भी सर्विस आपको मिले आप सिविल सर्वेंट होंगे, वहाँ बहुत बड़ी आपको भूमिका निभानी है। तो सिविल सर्वेंट बनने का मतलब ही है पब्लिक लाइफ। आप पब्लिक लाइफ में जा रहे हैं। तो इस प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न शामिल होंगे जो सार्वजनिक जीवन में उम्मीदवारों की, अभी आप उम्मीदवार हैं, अभी आप कैंडिडेट हैं, अभी आप आए नहीं हैं, उम्मीदवारों की सत्य, निष्ठा एवं ईमानदारी से संबंधित विषयों के प्रति उनकी, देखिए यहां 2 शब्दों का प्रयोग किया उन्होंने, सत्य निष्ठा एवं ईमानदारी। ये दोनों बहुत बड़ी चीज है मित्रों, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, सत्यनिष्ठा का होता है इंटीग्रिटी, और ईमानदारी को उसमें उन्होंने दिया है प्रोबिटी। ये 2 चीज़ें आपकी चेक की जाएंगी सबसे ज़्यादा, कि आप में आपकी इंटीग्रिटी कैसी है और आप में ईमानदारी कितनी है। क्योंकि ईमानदारी में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से संबंधित विषयों के प्रति ये विषय हैं, और इस विषयों के प्रति आपकी किन किन चीज़ों को चेक किया जाएगा। आपकी अभिवृत्ति क्या है। अभिवृत्ति का मतलब है फ्रेंड्स कि आप बेसिकली पब्लिक लाइफ में इनके प्रति आपका एटीट्यूड क्या है। अभी थोड़ा सा अभिवृत्ति वगैरह को लेकर के आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये क्या चीज़ है, मैं यहाँ बताना ठीक नहीं समझ रहा हूँ, हम भटक जाएंगे। आगे चल करके हम देखेंगे कि अभिवृत्ति क्या चीज़ है। एटीट्यूड, अभिवृत्ति, और दूसरा शब्द उन्होंने दिया हुआ है आपका दृष्टिकोण।
दृष्टिकोण को वैसे विजन हम कहते हैं। यहां जो शब्द दिया है वो है अप्रोच। अप्रोच कि सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के प्रति आपका एटीट्यूड कैसा है और आपकी अप्रोच क्या है, आपका दृष्टिकोण क्या है, राइट। और यही तो सब कुछ है। देखिए, हमारे दिमाग में जो कॉन्सेप्ट होता है किसी भी चीज़ के बारे में, जो परसेप्शन बन जाता है, उसी परसेप्शन के आधार पर हम किन्हीं भी चीज़ों का, किसी भी घटना का, किसी भी भाषा का, किसी भी वाक्य का अर्थ निकालते हैं, जो हमारे दिमाग में परसेप्शन बना हुआ है। तो यहाँ उसी की बात कर रहे हैं, जो हमारे परसेप्शन में ही अभिवृत्ति और दृष्टिकोण है। तो आपके वो परसेप्शन को चेक करना चाह रहे हैं कि आपका परसेप्शन क्या है। सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के बारे में सरल बस शब्दों में आप कहें तो आप क्या समझते हैं, बस सिंपल सा कह लीजिए कि आप इनके बारे में समझते क्या है। अब आप देखिए कि अभिवृत्ति और दृष्टिकोण की जो बात कर रही है, इसके आगे फिर वो यूपीएससी आपसे क्या कहती है। यूपीएससी कहती है कि तथा समाज से आप अपने परिवार के सदस्यों से कैसे डील करते हैं, अपने दोस्त से कैसे डील करते हैं, अपने पड़ोसी से कैसे डील करते हैं, उससे उनको ज़्यादा मतलब नहीं है। उनको मतलब इस बात से है कि समाज से आपका इंटरेक्शन कैसा रहता है, कि समाज के साथ आपका व्यवहार कैसा है। क्योंकि जब आप पब्लिक लाइफ में आ जाते हैं तो सीधी सी बात है कि आप समाज से ही इंटरएक्ट करते हैं, समाज के लोग ही आप तक आएंगे। तो समाज के साथ आपका व्यवहार कैसा है, समाज के प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा है, आपकी अप्रोच कैसी है, आप उनकी समस्याओं के बारे में क्या धारणा रखते हैं, उनकी समस्याओं को किस रूप में देखते हैं। क्योंकि जिस रूप में आप देखेंगे समस्याओं को, याद रखिए कि उसी रूप में आप उसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कि एक गरीब आदमी आता है, कहता है कि साहब मेरे पास मकान नहीं है, टूट फूट गया है, मैं कहाँ रहूँ। तो आप कहेंगे अरे ये भी कोई इशू है क्या, कहीं भी जा करके रह सकते हो, मकान कोई ऐसी चीज़ थोड़ी है, भूखे थोड़ी मर रहे हो। ये एक अप्रोच हो सकता है। दूसरा अप्रोच हो सकता है कि नहीं, मकान, रोटी कपड़ा और मकान बहुत ज़रूरी है, इसके लिए मकान का इंतजाम करना चाहिए। एक ये अप्रोच हो सकता है। एक अप्रोच ये हो सकता है कि तुम लोग तो है ही हो, लगातार इसी तरह से बातें करते रहते हो, सरकार इतने साल से तुम लोगों की गरीबी के लिए काम करे, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, तुम लोग किसी काम के नहीं हो। आप उसे इग्नोर कर सकते हैं, या आप उसे अपने पास बैठा करके उसकी समस्याओं को सुन करके उसे आश्वासन दे करके समझा करके भेज सकते हैं। तो ये अप्रोच है। समाज के प्रति आपका क्या अप्रोच है। तो समाज की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के प्रति आपकी मनोवृत्ति क्या है। आप उन्हें संवेदनशीलता के साथ देखते हैं या नकारात्मकता के साथ देखते हैं, कि आप के अंदर इतना ईगो है कि मैं तो इतना बड़ा अफसर हूं, जाओ भाड़ में जाओ, इस तरह की आपकी अप्रोच है। इन सबको वो टेस्ट करते हैं। आप यूं कह लीजिए, अगर सीधे शब्दों में कहें फ्रेंड्स, कि जब आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाते हैं तो इंटरव्यू बोर्ड बातचीत के जरिए आपकी पर्सनालिटी को चेक करने की कोशिश करता है, और जब आप फोर्थ पेपर दे रहे हैं तो एक तरह से राइटिंग फॉर्म में वो आपके पर्सनालिटी को चेक कर रहा है, लिखित रूप में। कहीं ना कहीं वो आपके अंदर झांकने की कोशिश कर रहा है कि देखिए कि ये जो कैंडिडेट है ये कैसा है, और उसी आधार पर ही आपकी मार्किंग भी होती। हो सकता है कि आपने ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें की हों, लेकिन अगर एग्जामिनर को लगता है कि नहीं, ये अप्रोच तो ठीक नहीं दिखाई दे रही है, एटीट्यूड ठीक नहीं है सोसाइटी के प्रति, तब फिर वो अपने ढंग से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा। मित्रों, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसीलिए बेहतर होगा कि पेपर की तैयारी करने के साथ साथ आप सब अपनी पर्सनालिटी की भी तैयारी करें, यानी कि जो वैल्यूज इसमें बताए गए हैं, जो आपसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं सिविल सर्वेंट बनने के बाद, बेहतर होगा कि उन्हें अभी से आप कल्टीवेट करना शुरू कर दें। तो आप देखेंगे कि आपके जो आंसर होंगे उनके कलर बिल्कुल बदल जाएंगे, उनके शेड्स में परिवर्तन आ जाएगा। आपके जो उत्तर हैं वो एक अलग तरह का एहसास कराएंगे एग्जामिनर को, राइट। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं कि क्या यूपीएससी ने आपसे एक्सपेक्ट किया है। इस प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न शामिल होंगे जो सार्वजनिक जीवन में उम्मीदवारों की सत्य, निष्ठा एवं ईमानदारी से संबंधित विषयों के प्रति उनकी अभिवृत्ति तथा उनके दृष्टिकोण तथा समाज से आचार व्यवहार के विभिन्न मुद्दों तथा सामने आने वाली समस्याओं को लेकर उनकी मनोवृत्ति का परीक्षण करेंगे, राइट। इंग्लिश में भी चलिए मैं पढ़ देता हूं। द पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चंस टू टेस्ट द कैंडिडेट्स एटीट्यूड एंड अप्रोच टू इशू रिलेटिंग टू इंटीग्रिटी, probity in public life,
and his problem solving approach to various issues and conflicts faced by him in dealing with society। मेरी समझ से ये आपको बहुत क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स कि ये यूपीएससी के निर्देश हैं या यूँ कह लीजिए कि आपसे अपेक्षाएं हैं, और इस तथ्य को आप कभी भी अपने दिमाग से हटने मत दीजिएगा। इसके बाद देखिए फिर और क्या कहता है यूपीएससी, छोटी सी बात और कहता है कि इन आयामों का निर्धारण करने के लिए प्रश्न पत्र में किसी मामले के अध्ययन केस स्टडी का माध्यम भी चुना जा सकता है शब्द इस्तेमाल किया गया है, लेकिन सीधी सी बात है कि चुना जा रहा है ना। उन्होंने अपनी तरफ से थोड़ा सा अपने को सेव कर लिया है कि चुना जा सकता है। इंग्लिश में है क्वेश्चंस में यूटिलाइज द केस स्टडी अप्रोच टू डिटरमाइन दिस एस्पेक्ट्स, मतलब इन एस्पेक्ट्स को चेक करने के लिए कि सच में कितना है, कैसा है, किस तरीके का है। तो एक केस स्टडी दे दिया जाएगा और उस केस स्टडी में कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, वो आपको मालूम ही होगा, और फिर आप उन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। उसके माध्यम से वो चेक करने की कोशिश करते हैं वही आपके एटीट्यूड को और आपके अप्रोच को। और आप देखेंगे कि उसमें जनरली जो आपकी जो सिचुएशन होती है वो इसी तरह से होती है जैसे कि आप एज इफ यू आर इन ए पब्लिक लाइफ, राइट फ्रेंड्स। और आपको बहुत अच्छे से मालूम है, आप अपना पिछले अनसॉल्व पेपर उठा करके देखिए, तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसके दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। ये टोटल 250 नंबर का पेपर होता है। तो सामान्य तौर पर आप कह सकते हैं कि इसमें जो अंकों का जो विभाजन होना चाहिए मार्क्स का 125 प्लस 125 होना चाहिए, लेकिन सामान्यतः यह देखा गया है कि यह जो विभाजन है वो 120 या 130 हो जाता है। कभी कभी ये वाइस वर्सा भी हो जाता है, यहाँ पता लगा कि 130 हो गया है और यहाँ आकर के वो 120 हो गया, लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। फ्रेंड्स, ये आपके सिलेबस की समझ और उसकी जो भूमिका है उसका ये अगला चरण था। अब आइए मैं सिलेबस पर थोड़ी सी बात आपसे करूं। आप सिलेबस को ध्यान से पढ़िए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सिलेबस है और सच में कहूँ तो शानदार शब्द से भी ज़्यादा एक अच्छा शब्द है, बहुत ही प्यारा पेपर है। मुझे तो बहुत ही लवली लगता है, बहुत ही प्यारा पेपर लगता है। इसमें आपको टोटल 8 पॉइंट मिलते हैं, जिसमें एक पॉइंट तो सीधे सीधे केस स्टडी का है, तो आप समझ लीजिए कि 7 पॉइंट हैं। इन 7 पॉइंट्स में आप देखेंगे कि जो 4 पॉइंट हैं वो बहुत ही फंडामेंटल्स हैं, मतलब इसके पिलर्स हैं, आप कह लीजिए ये फंडामेंटल्स हैं, मतलब ये मूलभूत रूप में आपको इनकी जानकारी बहुत अच्छे से लेनी है। ये 4 कौन कौन से हैं आपके सिलेबस में बाकायदे दिया हुआ है। एक है एथिक्स यानी कि नीति शास्त्र, जो इसका जो दूसरा पॉइंट है वो है एटीट्यूड अभिवृत्ति, जो इसका थर्ड पॉइंट है वो है एप्टीट्यूड, और इसका जो लास्ट पॉइंट है मित्रों वह है इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक प्रज्ञता जिसे कहते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस। ये 4 मेन पॉइंट हैं। इसमें एक और भी है जिसको मैंने यहाँ शामिल नहीं किया है, उसको जानबूझ करके मैं अलग कर रहा हूँ आपकी थोड़ी सी समझ को करने के लिए, अलग करने के लिए। वो है प्रॉबिटी। प्रॉबिटी का मतलब है आप कह लीजिए ईमानदारी, इसको भी आप कह लीजिए कि एक तरह का एक फंडामेंटल है। ये भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है। ये जो 4 हैं ये इनफैक्ट आपको एक व्यक्ति के तौर पर भी देखने हैं कि एज इफ यू आर ए पर्सन, आप एक इंडिविजुअल हैं। हालांकि देखिए इनका जो उपयोग आप करेंगे या जब केस स्टडी में देखेंगे तो इन्हें चेक करने की जो कोशिश होती है वो पब्लिक लाइफ में ही होती है। इसके बावजूद आप अगर अनसॉल्व पेपर देखेंगे, अब मैं थोड़ा सा सिलेबस से हट करके जो रियलिटी है उस पर भी थोड़ी सी जा करके मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो ये है कि बहुत से ऐसे प्रश्न हैं इनसे संबंधित जो बिल्कुल आपसे व्यक्ति के स्तर पर पूछे जाते हैं, मतलब कि आप व्यक्ति हैं या आप एक दोस्त हैं या आप एक सामान्य नागरिक हैं। उस नागरिक के तौर पर बताइए कि नीति शास्त्र क्या है, एटीट्यूड क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, ये राइट। याद रखिए कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस की जो बात कही गई, भावनात्मक प्रज्ञता की, और ये जो प्रॉबिटी है,
यहाँ इमोशनल इंटेलिजेंस को मैंने इसमें जानबूझ करके डाल लिया है, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ से निकाल करके इन दोनों को आप एक घेरे में ले सकते हैं। इन दोनों के साथ यहाँ शब्द बाकायदे जुड़ा हुआ है, आप यूं कह लीजिए कि पब्लिक लाइफ या सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट यानी कि जो आपकी ईमानदारी चेक कर रहे हैं वो एज ए सिविल सर्वेंट कर रहे हैं, और जो इमोशनल इंटेलिजेंस की जो बात कर रहे हैं वो भी एज ए सिविल सर्वेंट ही कर रहे हैं, कि एज इफ यू आर ए सिविल सर्वेंट, कि आप एक सिविल सर्वेंट हैं। और सिविल सर्वेंट के रूप में आप इनका इस्तेमाल कैसे करेंगे? देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस के तहत उन्होंने बाकायदे गवर्नेंस की बात कही है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस की बात, और इसी तरह से प्रॉबिटी में भी उन्होंने गवर्नेंस की बात कही है। लेकिन गवर्नेंस का मतलब वही है, गवर्नमेंट, आप सिविल सर्वेंट हैं, आप उस शब्द में आप बिल्कुल न उलझें, उसी के तहत आप इसे लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ जो मैं बात खासकर आपको स्पष्ट करना चाह रहा हूँ वो ये कि आपको यहाँ दोनों चीज़ों को लेकर चलना है, व्यक्ति के स्तर पर और पब्लिक सर्वेंट के स्तर पर। देखिए, जब केस स्टडी आपके सामने जब आएंगे तो केस स्टडीज इंडिविजुअल नहीं होंगे, वहाँ आपकी जो भूमिका है, आपकी जो आइडेंटिटी है वो बेसिकली एक पब्लिक सर्वेंट की ही है। आप एक पब्लिक लाइफ में हैं, उस तरीके से आपको उस केस को सुलझाना है। लेकिन आप पाएंगे कि मैंने देखे कुछ केस स्टडीज़ को, जब मैंने बारीकी से पढ़ा, वो जो पूछे गए हैं आपसे कि उसके तहत बाकायदे कहीं तो कभी कभी वो दोनों चीज़ों को मिक्सअप भी कर देते हैं, इस मायने में कि उसमें कुछ कुछ ऐसे न्यूएंसेस डाल देते हैं, सूक्ष्मता डाल देते हैं, जहां आप व्यक्तिगत स्तर पर भी दिखाई देते हैं। तो अगर आप उस व्यक्तिगत स्तर को बिल्कुल किनारे करके और पब्लिक लाइफ को एकदम ले लेंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं असंतुलन पैदा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं बहुत ही न्याय की बात करता हूँ, है ना, महिला अधिकारों की बात करता हूँ, और पता लगा कि मैं घर में अपने पत्नी को कोई अधिकार ही नहीं दे रहा हूँ, उसके साथ मैं अन्याय करता हूँ, उसके साथ मैं मारपीट करता हूँ। तो अब ये ठीक है, वो पत्नी मेरी हैं, उनके साथ मैं क्या करता हूँ, मारपीट करता हूँ, अन्याय करता हूँ, उन्हें खर्च नहीं देता, उन्हें अपना समय नहीं देता, तो ये मेरी व्यक्तिगत चीज़ हो गई। लेकिन मैं बाहर तो सबके साथ न्याय कर रहा हूँ, महिला अधिकारों की बात करता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ। तो अब आप देखिए कि दोनों में एकदम विरोधाभास है, मतलब है दोनों महिला अधिकारों से ही संबंधित, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में मैं कुछ और हूँ और सार्वजनिक जीवन में मैं कुछ और हूँ। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? इस तरह के केस स्टडीज आती हैं। तो यहां आपको ध्यान देना होगा कि व्यक्ति और समाज, इन दोनों में मेरा जो रोल है वो सकारात्मक होना चाहिए, क्योंकि अगर मेरा परसेप्शन घर में खराब है तो ये मानकर चला जाएगा कि इस व्यक्ति का परसेप्शन बाहर भी खराब होगा, ये केवल एक दिखावटी मामला भर है। तो यानी कि इसमें वो ईमानदारी नहीं है, वो नैतिकता नहीं है, वो चरित्रगत विशेषताएं नहीं है। यहां समझ लीजिए कि मैं आकर के फेल हो जाऊंगा, फिर मैं चाहे कितने भी अच्छे आंसर दूं, कहीं ना कहीं फंस जाऊंगा। बेसिकली जो केस स्टडी है ना, वो सच पूछे तो फंसाने की ही कोशिश है, कि ठीक है आपने ए पार्ट में तो खूब बड़ी बड़ी और अच्छी अच्छी बातें लिख दी, क्योंकि लिखना तो आसान है, कोई भी लिख सकता है, लोग लिखते ही हैं। मैंने लिख दिया, अच्छे अच्छे उत्तर दे दिए, लेकिन जब मैं केस स्टडी कर रहा हूं तो फिर उस तरीके से उसको हैंडल कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। और अगर हैंडल नहीं कर पा रहा हूं तो सीधी सी बात है कि मैंने जो वहां लिखा है और यहां जो मैं निर्णय ले रहा हूं, उन दोनों में फर्क है, दोनों में मैच नहीं हो रहा है, तो वहां मैं पकड़ा जाऊंगा, वहां मैं पकड़ में आ जाऊंगा। तो आप यूं कह लीजिए कि मैं फंस जाऊंगा। तो मुझे अपने आप को इस फंसने से बचाना होगा। इसीलिए मित्रों, यहाँ सिलेबस के जो ये पॉइंट्स हैं, इन्हें मैंने थोड़ा सा आपको अलग करके बताया है कि सीधे सीधे सिलेबस में कुछ के तहत सिविल सर्वेंट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, और कुछ के तहत सीधे सीधे सिविल सर्वेंट शब्द का इस्तेमाल किया गया है, चाहे फिर वह वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन शब्द हो या गवर्नमेंट शब्द हो या गवर्नेंस शब्द हो। जहाँ भी ये शब्द है, ये मान करके चलिए कि ये पब्लिक लाइफ की बात हो रही है, और आपके जीवन में पब्लिक लाइफ और प्राइवेट लाइफ, इन दोनों में बहुत ही समानता होनी चाहिए, बहुत ही संतुलन होना चाहिए। इसके साथ ही फ्रेंड्स, मैं एक दो बातें आपको और कहना चाहूँगा कि अगर हम सिलेबस को देखते हैं तो जो पॉइंट्स हैं फंडामेंटल्स के तहत मैं आपको बता चुका हूँ, और इसका एक अच्छी बात यह है कि फोर्थ पेपर का सिलेबस काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है, तो मैं उस डिटेल में जाकर के आपका वक्त ख़राब नहीं करना चाहता, वो आप देख लेंगे। मैं तो केवल सिलेबस के इस तरह से एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए एक रोड मैप सा तैयार हो जाए कि ठीक है, इस पेपर की प्रिपरेशन हमें कैसे करनी है, बस दैट्स ऑल।
तो इसमें कुछ चीज़ें तो दी हुई हैं, एप्टीट्यूड दिया हुआ है, एटीट्यूड दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है, ये सारी प्रॉबिलिटी दी हुई है, इमोशनल इंटेलिजेंस दी हुई है, ये सारी चीज़ें उसमें दी हुई मेंशन की हुई हैं। लेकिन जब हम अनसॉल्व्ड पेपर उठा करके देखते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, उनसे हट करके भी कुछ चीज़ों के बारे में प्रश्न पूछे गए हैं, कुछ चीज़ों के बारे में प्रश्न पूछे गए हैं। अब आपको लग सकता है कि ये जो चीज़ें जो उनके बारे में प्रश्न पूछे गए हैं ये सिलेबस से बाहर के, जैसे सुख क्या है, आपके लिए सुख क्या है, मान लीजिए ये पूछ लिया गया। अब कहेंगे सुख तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। लेकिन याद रखिए, ये जो पूरा का पूरा जो विषय है, जो 3 शब्द है, नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा, अभिरुचि, उसी के उसका जो उसकी जब आप डिटेलिंग करेंगे तो उन डिटेलिंग्स में बहुत सारी नई चीज़ें आ जाती हैं। तो हम ये 4, 5, 7 शब्द जो सिलेबस में है वहीं तक अपनी प्रिपरेशन को सीमित नहीं रख सकते, हमें उसके बियॉन्ड भी जाना होगा। और इसके लिए सबसे अच्छा जो तरीका हो सकता है वो है अनसॉल्व्ड पेपर। आप देखिए कि क्या क्या नए नए शब्द उसमें जुड़ते चले जा रहे हैं, किन किन नई चीज़ों के बारे में पूछा जा रहा है, और उनको आप ऐड ऑन करते चले जाइए। देखिए, अदरवाइज तो अगर हम एक लिस्ट बनाने लगे तो वो लिस्ट बहुत व्यापक हो जाएगी, क्योंकि इसका जो चैलेंज है, इस पेपर का चैलेंज कह लीजिए या यूँ कह लीजिए, स्वरूप कह लीजिए, चैलेंज हम नहीं करेंगे, वो ये है कि ये पेपर एक तरह से मनोविज्ञान का भी पेपर है, कहीं ना कहीं साइकोलॉजी है, प्लस समाजशास्त्र भी है। जो मैं नीति शास्त्र वगैरह इनको मनोविज्ञान का ही हिस्सा यहाँ मैं मान करके चल रहा हूँ, है ना। नैतिक शास्त्र ठीक है, एक अलग चीज़ है, वो समाज का हिस्सा आता है, एक नैतिक विज्ञान है, पूरा का पूरा इसका एक शास्त्र है, एक विषय है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ी सी सुविधा के लिए आपसे लिबर्टी ले रहा हूँ कि एक तरफ तो ये मनोविज्ञान है कि हमारा मन किस तरीके से काम करता है, हमारा दिमाग क्या सोचता है, तो मैंने उसको मन के अंदर लिया। दूसरा समाजशास्त्र है कि समाज के साथ आप कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि ये जो अभिवृत्तियां हैं उनका जो चेकअप होना है, कह लीजिए, उनका जो विश्लेषण होना है वो समाज के संदर्भ में होना है। तो आपको समाज की भी जानकारी होनी चाहिए और मनोविज्ञान की भी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ प्लीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अगर मैं कह रहा हूँ कि मनोविज्ञान की जानकारी होनी चाहिए तो उसका मतलब ये नहीं कि आप साइकोलॉजी पढ़िए, नॉट एट ऑल, उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, एकदम ज़रूरत नहीं है। मनोविज्ञान की आपको किताब नहीं पढ़नी है। ये तो मन का जो है ना वो व्यावहारिक विज्ञान है जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो जब हम मनोविज्ञान के बारे में आते हैं तो फिर उसमें ढेर सारी चीज़ें जो हमारे मन में उठती हैं, जो हमारे दिमाग में उठती हैं, जो हमारी कह लीजिए हृदय में उठती हैं, जो हमारी आत्माओं में जो तरंगे उठती हैं व्यावहारिक स्तर पर, उन सब की जानकारी हमें थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए। ठीक इसी तरह से अगर मैं समाजशास्त्र की बात कर रहा हूँ तो आप समाजशास्त्र मत पढ़ने लगेगा, वैसे पढ़ेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जो आपके जनरल स्टडीज़ में काम आता है। तो एक आध किताब पढ़ ही लेनी चाहिए समाजशास्त्र की, सामान्य समझ तो हमें विकसित हो जानी चाहिए। क्योंकि जब आपसे किसी समस्या के समाधान के बारे में पूछा जाएगा तो याद रखिए कि समस्या का समाधान समाज के संदर्भ में ही होता है। समाज के मूल्यों को अलग करके आप समस्या का समाधान नहीं कर सकते। तो थोड़ी सी तो हमें जानकारी होनी ही चाहिए। और वैसे अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो काफ़ी कुछ जानकारी हम सबको व्यावहारिक स्तर पर अपने अपने समाजों के बारे में होती ही है, तो वो संकट भी नहीं है। खासकर यहाँ इसके माध्यम से जो मैं आपको स्पष्ट करना चाह रहा था फ्रेंड्स, वो कुल मिलाकर के ये कि इसमें जो शब्द दिए हुए हैं जैसे एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, एथिक्स, इंटीग्रिटी, प्रोबिटी, ये सारे शब्द यहीं तक अपने को सीमित मत रखिएगा, इसकी लिस्ट थोड़ी सी और लंबी कर लीजिएगा। नो डाउट कि कुछ चीज़ें, कुछ बातें हम लोग आगे चल करके डिस्कस करेंगे ताकि वो सूक्ष्म जो अंतर है वो अंतर आपकी पकड़ में आ जाए। लेकिन इसके बारे में एक अच्छी बात ये भी होगी कि जब भी एग्ज़ामिनेशन होते हैं तो आप देखिए कि आपके पास जो लिस्ट है, जो आपने सूची बना रखी है, उसमें क्या और नए शब्द आप जोड़ सकते हैं। एग्जामिनेशन में पूछे गए तो आप उन्हें भी ऐड ऑन कर लीजिए। लेकिन जो बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे मन की तरंगे हैं, मन के जो भाव हैं, उनको हम लोग शामिल करने की कोशिश करेंगे ताकि कोई बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण चीज़ छूट न जाए। और कोशिश कुछ विश्लेषण की इस तरीके से भी होगी कि अगर कुछ छूट भी जाता है तो आपके अंदर ये क्षमता पैदा हो जाएगी कि उसके बारे में नहीं, कुछ ना कुछ आप तथ्यात्मक लिखाएंगे, कुछ ना कुछ करके आएंगे, छोड़ करके नहीं आएंगे। और वैसे आपके अपने अनुभव होते ही हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि आपके लिए बिल्कुल कोई नई चीज़ ही पूछ ली गई है, कोई विज्ञान का बिल्कुल कोई फार्मूला पूछ लिया गया, ऐसा भी नहीं है। तो देखिए, इस तरह के लिस्ट में हम किस तरह की चीज़ों को लेकर के चलते हैं जो हमारे इसमें देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन हम जानेंगे। जैसे अध्यवसाय, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं परजर्वेंस,
सेवा भाव, अब इसमें अलग से उस तरीके से नहीं दिया हुआ सेवा भाव, स्पिरिट ऑफ सर्विस। तो सेवा भाव क्या है, थोड़ा सा हम इसको जान लें। इसी तरह से है प्रतिबद्धता, अब ये दिमाग की ही स्थिति है। कमिटमेंट, कि आप में कितना किस चीज़ के लिए कमिटमेंट है, तो प्रतिबद्धता को आप ले सकते हैं। पूछ लिया जाता है अंतरात्मा की पुकार, वॉइस ऑफ कॉन्शियंस, अंतरात्मा की पुकार। इसी तरह से चेतना का संकट, क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस, चेतना का संकट। फिर हो जाएगा सहानुभूति, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एम्पैथी, और इसी का एक अलग शब्द है समानुभूति। इसी का नहीं, मतलब डिफरेंट है, जिसका इंग्लिश में है सिंपैथी। अब बोल चाल में हम जनरली सिंपैथी और सहानुभूति को एक ही तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा फर्क है। सहानुभूति जब हम कहते हैं तो सहानुभूति का होता है एम्पैथी, और समानुभूति जब हम कहते हैं तो वो हो जाता है सिंपैथी। इसी तरह से और भी कुछ शब्द हैं मित्रों, लिस्ट तो बहुत लंबी है। चलिए अभी जो ध्यान में आ रहा है वो मैं आपको चलिए यहाँ लिख देता हूँ। करुणा, जिसे आप कंपैशन कहते हैं। इसी तरह से है सहिष्णुता, जिसे हम टॉलरेंस कहते हैं। तो इस तरह से दूसरे बहुत से शब्द हैं जो हमारी भावनाओं के रूप में हमारे हृदय में या हमारे मस्तिष्क में, या यूँ कह लीजिए कि हमारी आत्मा में, हमारी चेतना में समय समय पर उठते हैं और इसके बाद वो गायब हो जाते हैं। तो इस तरह की भी कुछ तथ्यों के बारे में हमें एक तरीके से सामान्य जानकारी, केवल एक बेसिक जानकारी, इनके बारे में हमें बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस केवल ये देखना है कि भाई हम जिनका इन चीज़ों का जो बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं उनका इनफैक्ट सही स्वरूप क्या है, उन्हें किस तरीके से देखा जाना चाहिए। फ्रेंड्स, ये मैंने आपको सिलेबस के बारे में कुछ बताया है। इनफैक्ट मैं इस डिटेल में सिलेबस नहीं बताया। सिलेबस के प्रति आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए और कहाँ बिटवीन द लाइन सिलेबस में क्या कहा गया है और आपसे क्या एक्सपेक्ट की गई है, ये मैंने आपको यहाँ बताने की कोशिश की है। अंत में मैं एक बात फ्रेंड्स और कहना चाहूँगा, जो मैं शुरू में कह चुका हूँ, उसे ही फिर से दोहरा रहा हूँ कि इस विषय की तैयारी में आपको बहुत बुकिश होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बुकिश होने की ज़रूरत नहीं है। किताबों की आप मदद लेंगे, नो डाउट, जैसा कि मैंने कहा, वो आपके लिए धरातल का काम करेंगे, लेकिन वहीं तक आपको सीमित नहीं रहना है, क्योंकि इस पेपर के प्रश्नों के उत्तर में आपका जो अपना व्यू होगा, आपका जो अपना दृष्टिकोण होगा, आपकी जो अपनी सोच होगी, वो बहुत ज़्यादा मायने रखेगी। सबसे ज़्यादा मायने यूँ समझ लीजिए कि वही रखेगी। जैसे आपके सिलेबस में ही दिया हुआ है, जो महापुरुष हैं, जो समाज सुधारक हुए हैं, अलग अलग क्षेत्र के जो लोग हुए हैं, जो ग्रेट पर्सनालिटीज़ हुई हैं, उनकी फ़िलासफ़ी के बारे में भी आपको थोड़ा सा जानना है। फ़िलासफ़ी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, उनके जो मूल विचार रहे हैं, जैसे गांधी जी हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, विवेकानंद हैं, और भी अब्राहम लिंकन जैसे बड़े बड़े जो लोग नेता हुए हैं, चाहे वो हमारे नेशनल लेवल के हों या वर्ल्ड लेवल के हों, हमारे देश के हों। मतलब गांधी जी तो भले ही हमारे देश के थे, लेकिन वो वर्ल्ड लेवल के लीडर हैं। तो इनकी जो अप्रोच रही है चीज़ों के बारे में, थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको उनकी भी लेनी है। तो होगा क्या कि जब आप इनके विचारों को भी पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके अपने विचार धीरे धीरे डेवलप होते चले जाएंगे, बनते चले जाएंगे, आपका अपना दृष्टिकोण विकसित हो जाएगा। तो जब आप उत्तर लिखें तो आप अपने दृष्टिकोण को बहुत ज़्यादा वैल्यू दीजिएगा, आप उस पर डाउट मत कीजिएगा कि यार ये तो मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ, ये सही होगा नहीं होगा, कहीं ऐसा तो नहीं ये गलत हो जाएगा। नहीं, उस पर बिल्कुल डाउट मत कीजिए। ये मान करके चलिए कि नहीं, मैंने पढ़ा है, मैंने तैयारी की है, मेरे पास अपने अनुभव हैं, मैं मैच्योर हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ, और अब मैं जो लिख रहा हूँ वो सही ही लिख रहा हूँ, और ये मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं उसे अपनी तरफ से लिख रहा हूँ। ये अप्रोच आपको लेकर चलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सिलेबस के बारे में बस मैं इतनी ही बात आपसे इस लेक्चर में करना चाहूँगा, और बाकी जो चीज़ें नई आएंगी, जब हम टॉपिक्स पर बात करेंगे, उससे संबंधित जो चीज़ें होंगी वो आगे जुड़ती चली जाएंगी, और आप लगातार इस पेपर में मुझे लगता है कि एक अच्छी तैयारी करने की दिशा में बढ़ते चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही अब मैं इसे यहीं समाप्त करना चाहूँगा। नमस्कार।